सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढावृताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कार्यक्रम के अंतिम में जिनकी कुंडली ली है आज मैंने, उनका नाम है दीप कोरांगा। ये हैं हल्द्वानी उत्तराखंड वाले। श्रीमान, कार्यक्रम अंतिम तक देखिए। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। मैं और निखिल जी बैठ करके बात कर रहे थे कि आज किस विषय को लेकर के कार्यक्रम बनाया जाए। तो निखिल जी ने बात कही कि आप लोग जो फोन करते हैं मेरे यहाँ तो वही उठाते हैं। तो उन्होंने बात कही कि किसी ऐसे विषय पे कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है जो आज कल लोगों को परेशान करता हो। तो मैंने कहा कि नशे से संबंधित एक कार्यक्रम लेकर के आना चाहिए। सो उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज कैसी स्थितियां कुंडली में होती हैं तो व्यक्ति नशे के चपेट में आ जाता है। ये मैं किसी पुस्तक या ग्रंथ की बात नहीं करता, ये अपने अनुभवों के आधार पर, और मैंने एक पुस्तिका लिखी हुई है जो शायद जल्दी ही देखता हूं कुछ हो जाए तो उसका करवा देता हूं, नहीं तो मैंने जो अनुभव अपने संग्रह किए हैं उसके आधार पर मैंने ये बात लिखी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। मेरे वो तमाम दर्शक जो मुझे रोज कमेंट करते हैं, मुझे रोज प्रतिक्रियाएं लिखते हैं, और चाहे कैसे भी मेरे कार्यक्रम कितने ही बुरे क्यों ना हो उस पर जरूर ही लिखते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहता हूं। और सच में मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और चाहे वो सुबह का काम हो, चाहे वो शाम का काम हो, वो करते हुए मुझे देखते हैं। उन सभी लोगों को जो कार्यक्रम देखने के बाद मुझे बताते हैं कि मैंने ये कार्यक्रम देख लिया है, आपके भेजने से पहले मैं व्हाट्सएप पे जब होता हूं तो मैं लोगों को भेजता हूं, वो ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा मुझे जैसे व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देने के लिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए, तो आपको सबसे पहले विषय पे लेके आता हूं। यहां मैंने एक चक्र बनाया हुआ है, ये लग्न कुंडली का चक्र है, जिसे प्राय ये कहने को कहा जा सकता है कि व्यक्ति कब किसी नशे के चपेट में आ जाता है। जैसे मेरे पास एक कुंडली आई थी दिल्ली से, उनका भाई तिहाड़ में बंद है, और कब व्यक्ति हिंसक हो जाता है। ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिसको समझने से हमें किसी भी व्यक्ति की कुंडली के आंतरिक संरचना को देखने से पता चल जाता है। जैसे किसी भी कुंडली में शनि और मंगल का प्रभाव जब हो जाता है, मतलब ऐसी स्थिति में कि शनि और मंगल ऐसे बैठे हों, या फिर वो कुछ ऐसी स्थिति में हो जो कि बिल्कुल ही खराब हो, मतलब बिल्कुल खराब कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हो और अच्छे भाव के अधिपति ना होते हो। मैंने कोई अंक तो नहीं लिखा है, पर अगर केंद्र खाली हो तो कुंडली कमजोर हो जाती है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में अष्टम में या 12 में बैठे हों तो कुंडली कमजोर हो जाती है, या फिर उसे ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति मानसिक स्तर पे अपने आप को, चूंकि देखिए एक बात है कि कोई भी व्यक्ति जब नशे के चपेट में या फिर गलत संगति में तब जाता है जब उसकी कुंडली के चंद्रमा कमजोर होते हैं। ये सबसे चूंकि महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, इस वजह से ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, अगर उस चंद्रमा को तब बल और भी प्राप्त हो जाता है खराब होने के लिए जब आपकी कुंडली का लग्नेश ठीक ना हो, मतलब आपकी प्रवृत्ति, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रभाव, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके जो सोचने के तरीके हैं, तौर तरीके, उठने बैठने का व्यवहार, किसी को अपने जीवन में कैसे लेके आना है, किसी को अपने सामने कैसे प्रस्तुत करना है, ये चीजें हमें लग्न के अधिपति ही बताते हैं। और जब वो ठीक नहीं होते तो वस्तुतः वो चीजें कमजोर हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में लग्नेश कमजोर हो रहे हों, जैसे वो पापकर्त्री में फंसे हों, मतलब लग्न के अधिपति जहां बैठे हैं वो अगर उनके आगे पीछे शनि राहु या शनि मंगल बैठे हों तो वो पापकर्त्री में हो जाते हैं। अगर लग्न के अधिपति अस्त होते हों, अगर लग्न के अधिपति वृद्ध होते हों अवस्था में डिग्री के हिसाब से, अब तो ये सब बातें आप लोग को समझ में आने लगेंगी होंगी। अगर लग्न के अधिपति पे किसी पापग्रह का प्रभाव हो, जैसे कोई पापग्रह देख रहा हो, चाहे वो शनि ही लग्नेश बनते हो और उस पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए, या वो फिर
जो है वो किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं होते हैं, तो ऐसी अवस्था में लग्नेश कमजोर हो जाते हैं। या लग्न जो है वो, लग्न जो भी बना उसके लग्नेश जो बनते हैं वो नवांश कुंडली में जाकर के नीच के बैठे हों, या लग्न में कुंडली में ही नीच के बैठे हों, या किसी नीच के ग्रह के साथ बैठे हों, शत्रु घर में बैठे हों, शत्रु के घर में बैठे हों, तो ये सारी अवस्थाएं जो होती हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये मतलब एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप लोगों को, ये जानना चाहिए। तो ये जो स्थिति है वो लग्न को कमजोर करती है और लग्नेश को कमजोर करती है। तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, मुझे देखिए, इधर कहीं नहीं जाना है, भटक के मत जाइए, इधर देखिए। कोई भी जो व्यक्ति के जीवन में जो बात लागू होती है, जैसे भी हो, वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, जैसे भी होता है, उसमें सबसे पहले तो यही बात लागू होती है कि, या प्रभाव करती है कि व्यक्ति का लग्नेश कैसा है। आपके जैसे आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि 2001 की जातिका थी, और वो पूजा पाठ, या फिर कई बार वो गुस्से में आकर के ये कह देती है माता जी से कि क्या करती हो, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, या फिर इतने तो पूजा पाठ करते हो आप लोग, फिर भी तो जो है वो दुख मिलता ही है। इस तरीके के भी मतलब जो समस्याएं अगर जीवन में और दिमाग में अगर किसी के बन रहे हों, भगवान से भरोसा थोड़ा कम हो, भयंकर देहवादी हो, और सिद्धांतों पे काम ना करता हो, ईश्वर में उसके जो है वो शरणागत वत्सलता का भाव कम होता हो, उसके प्रति जो है वो उसका आभार ना हो, और फिर वो विपरीत मुड़ता हो, गलत लोगों की संगति में जाता हो, मतलब गलत कंपनी पकड़ लेता हो, गलत लोगों के प्रभाव में आ जाता हो, तो ये जो सारी चीजें हैं वो इस वजह से आती हैं। चाहे किसी भी तरीके से आप उसको नकारात्मक कहीं भी से भी ले सकते हैं, तो वो जो आता है वो कहीं ना कहीं आपके लग्नेश के कमजोर होने के कारण होता है, क्योंकि प्रवृत्ति वहीं से कमजोर होने की शुरू होती है। और वो लग्नेश भी, अब जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि चंद्रमा कमजोर, पर चंद्रमा से पहले हमें वो चंद्रमा भी तब और कमजोर हो जाता है जब लग्नेश कमजोर हो, पर वो लग्नेश भी तब कमजोर हो जाता है जब आपके पंचांग कमजोर हो, जैसे दक्षिणायन का जन्म, जैसे कृष्ण पक्ष का जन्म, जैसे चंद्रमा पापक ग्रह बन जाए, जैसे नक्षत्र बढ़िया न बना हो, जैसे राक्षस गण का हो, देवगण का प्रभाव कम हो, ब्राह्मणत्व कम हो, मौसम और ऋतु कमजोर हो, ये चीजें, तो ये तो उसका आधार बना जिससे पंचांग प्रभावित हुआ, और प्रभाव करने के बाद जो है वो लग्नेश कमजोर पड़े हों, फिर चंद्रमा कमजोर हो जाए, तो ये तीन चीजें आपने देख ली। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि व्यक्ति के और जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है, क्योंकि गुरु वो सर्वोत्तम ग्रह होते हैं जो किसी भी जातक को नेचर देते हैं, मतलब कि वो कैसा है, उसको प्रवृत्ति कैसी मिल रही है, मतलब एक अच्छाई और एक बुराई, दोनों में से उसको कौन सी चीजें बहुत जल्दी मतलब वो ग्रास्प कर रहा है। जैसे आपके बच्चे के पास आपने दो चीजें रखी, तो उसमें से कौन सी चीज वो सबसे पहले पकड़ रहा है, उसको अच्छे लोग भा रहे हैं या फिर वो गलत कंपनी की तरफ जा रहा है, गलत लोगों के साथ जा रहा है, उसके मित्र बहुत अच्छे हैं या मित्र बहुत बुरे बन रहे हैं, समाज के कैसे लोगों को वो पसंद कर रहा है, क्या चीज देखना वो पसंद कर रहा है, कल्पनाशील है, मोबाइल में घुसा रहता है, वो ऐसी चीजें, या फिर वो प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा, इमोशनल थोड़ा कम है, तर्क कुतर्क ज्यादा करे, बुद्धिमानी ज्यादा दिखाए, किसी का आदर ना करे, सम्मान ना करे, तो ये चीजें जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। आपका बच्चा अगर ऐसा कर रहा है या ऐसे लोगों के संपर्क में जा रहा है जो प्रायः माता पिता का आदर और सम्मान ना करते हों, उनकी बात ना मानते हों, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दशाओं के ऊपर और कहीं ना कहीं उसके लग्नेश के कमजोर होने के ऊपर, कहीं ना कहीं गुरु के कमजोर होने के ऊपर जो है वो प्रभावित करती है। मतलब कहने का यह है कि हमें अच्छा क्या है हमारे लिए, हमें बुरा क्या है हमारे लिए, ये हमें तब पता चलता है जब हमारी कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं। अगर गुरु अच्छे नहीं होते हैं, जैसे गुरु खराब कब होंगे, जब उन पे राहु का प्रभाव पड़ जाए, जब वो किसी प्रैक्टिकल प्लेनेट यानी कि शनि के संपर्क में आ जाएं कई बार, और वो शनि अच्छे भाव के अधिपति ना होते हो, मार्केश बनते हो, या फिर चंद्रमा पहले से कमजोर रहा, लग्नेश पहले से कमजोर रहे, गुरु जो है वो पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो जाते हो, तो ये जो सारी स्थितियां बनती हैं वो कहीं ना कहीं जातक को ये बताने में दिक्कत महसूस करते हैं या करवाते हैं कि ये ठीक नहीं है या ये ठीक है। आप जो उसको बताएंगे वो चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी, जो चीज अच्छी लगनी चाहिए उस टाइम पीरियड पे वो नहीं लगती अच्छी। आप कुछ अच्छा बताते हो वो उसे अच्छा नहीं लगता, आपके अनुभव वो लेना नहीं चाहता, उससे सीखना नहीं चाहता, लगातार एक ही गलती बार बार दोहराया जा रहा है। पढ़ाई करने को कहते हैं तो कहता है मैं कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, आप मुझ पे छोड़ दो, इस तरीके की बात है, और वो आपको समझता कम है। इसका मतलब है कि निस्संदेह उसकी कुंडली में ये 3-4 स्थितियां बन रही हैं
जो हमें निश्चित ही समझने की आवश्यकता बन जाती है। उसके बाद जो चीज और काम करती है कि व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के, जैसे आप अगर गौर करें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो तुरंत तुरंत बदल रहा है। जरा ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम साबित हो सकता है सभी के लिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने निर्णय बार बार बदल रहा हो, वो एक चीज पे जो है वो कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा है, उसके भाव बदल रहे हों लगातार, कई बार मैं ये करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। अगर जैसे कई बार वो अगर किसी अभिनेता को देखता है तो उसे तुरंत जो है वो हीरो बनने की आवश्यकता हो जाती है, महसूस होती है। और कभी अगर कोई गायक को देख लिया तो उसे गायकी पसंद आ जाती है। कभी जो है वो किसी जो है वो नर्तक या नर्तकी को देख लेता है तो उसे वो पसंद आ जाते हैं। मतलब उसके जो है वो ध्येय जो है वो बदल रहे हैं लगातार और कई बार। तो ये जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं आपके बुद्ध के ऊपर निर्भर करती है। मतलब मूलतः मैंने कहां से शुरू करा, ये मैंने सबसे पहले शुरू किया कि आपकी कुंडली एक चीज कोई बिगड़ती नहीं है और ना ही एक चीज कभी बिगाड़ती है। आपकी कुंडली का कोई एक ग्रह आपको प्रभावित नहीं कर रहा। ये बाल बार बार हिल करके मुझे परेशान कर, तो आपकी कुंडली का कोई एक ग्रह कभी भी आपको परेशान नहीं करता है। आपकी कुंडली के कई सारे प्रभाव आपके ऊपर काम करते हैं। मैंने जैसे आपके सामने जो तथ्य लेकर के मैंने जो उपस्थित आपके सामने जो चार्ट बनाया है, इसमें वस्तुतः एक ग्रह को कहां दिखाया है? इसमें तो मैंने चंद्रमा को भी कमजोर दिखाया है, उस सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव भी दिखाया है। अष्टम भाव स्वभाव का भाव होता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में शनि को बहुत ज्यादा गंभीर बन जाए, व्यक्ति बोले ही नहीं, आप उसको समझने का या समझाने का प्रयास करेंगे पर वो आपको सुनने को ही तैयार नहीं, वो सुनने को ही तैयार नहीं। एक मेरे पास कुंडली आई थी जहां जातक कुछ बोलता ही नहीं था, उससे उसके घर की महिलाएं जैसे बेटी बहन उसकी जो है वो बात करने को तैयार होती थी पर वो कुछ भी नहीं बोले। ये ऐसी बात थी, लखनऊ की बात थी ये। तो ये सारी स्थितियां क्यों होती हैं कि जातक जो है वो ऐसा क्यों करता है? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में या जातक के दिमाग में वो कंसेप्ट नहीं बन पाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और ये ज्ञान जो है वो गुरु कराते हैं और उस बात पे अडिग हो करके उस बात को क्रिएट करना और उसको एक वे देना सही तरीके से कि नहीं मुझको इसे फाइनलाइज करना है, तो वो चीज बुद्ध कराते हैं। मतलब परमानेंट उस पे जो है वो उसको सस्टेन करने का काम। डिसीजन के बारे में ये बात है। तो बुद्ध कमजोर हुए तो ये काम हुआ, गुरु कमजोर हुए तो ये काम हो जाता है। चंद्रमा इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में हो जाते हैं, लग्नेश उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में हो जाते हैं। तो मेरे कहने का दरअसल मतलब यह है कि आपकी कुंडली का शनि, आपकी कुंडली के मंगल, आपकी कुंडली के गुरु और आपकी कुंडली के सूर्य और साथ ही साथ बुध और चंद्रमा। अब आप लोग ये कहेंगे कि पंडित इसमें आपने छोड़ा क्या? तो मैंने क्या बात कही कि कोई एक चीज किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती जब तक उसकी कुंडली में कई सारे नेगेटिव थॉट बनते ना हो या नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट ना बनते हो। ऐसी बात है, मतलब उसके कई परिणाम ना दिखते हो। एक ही ग्रह, जैसे अगर मैं आपको और भी थोड़े से नीचे और गंभीरता से बताने का प्रयास करूं, मेरे पास बैठिए एकदम बिल्कुल सामने से। अगर जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु राहु के साथ है, सोचने की बात है, मान लो किसी की कुंडली में गुरु राहु के साथ है तो उसके दो परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर सीधे तरीके से बिल्कुल सामने से बात करूं तो एक पहला क्या दिखेगा कि व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल होगा। दूसरा क्या दिखेगा, वो झूठ बोलेगा। तीसरा, उसको समस्याएं बनेंगी पर वो सुनेगा नहीं, मतलब गलती करेगा पर वो मानेगा नहीं अपनी। ऐसी स्थिति जहां पे वो उसके कुछ प्रभाव ऐसे कि झूठ बोले, गलतियां करे, बार बार दोहराए, परमात्मा से उसकी दूरी बनती जाती है, मतभेद बनते जाते हैं परिवार के सदस्यों से, वो कभी भी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। उसको गलती बताएंगे पर अब वो सुनने को तैयार ही नहीं, तो वो क्या सुनेगा। तो ये इस तरीके के उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पर वहीं पे अगर वही गुरु राहु के साथ होगा तो ये तो पर्सनल लेवल की बात रही, पर प्रोफेशनल कैरियर के रूप में वो उसको प्रैक्टिकल बना करके उसको आगे बढ़ने वाला, मतलब उसको मेहनती बना सकते हैं। उसके बाद उसको बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं। उसके बाद कई बार ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि वो इतना ज्यादा लेबोरियस हो जाता है, इतना ज्यादा तार्किक हो जाता है कि अपने तर्क के बल पर वो समस्त कार्यों को सिद्ध करते देखा जाता है। तो इसके दो पहलू बन जाते हैं, जहां एक तरफ आप जो है वो अपने पर्सनल स्पेस को कमजोर और सिकोड़ करके किसी से मिलना नहीं, किसी की सुनना नहीं, अपने आप में मशगूल रहना, मस्त रहना,
और थोड़ा इकोनॉमिकल कम होना, मतलब थोड़ा व्ययी हो ज्यादा हो जाए, या फिर भौतिकवादी ज्यादा हो जाए। पैसे आए तो बताने में कई बार संकोच करे कि मैं इतना कमाता हूं, पर वो रियल चीज ना बताए, छुपा जाए, बातों को घोंट करके रह जाए। ऐसा होता है ना, जैसे कि मुझसे कोई मांग ना ले, किसी अलग तरीके के जो है वो प्रभाव में रहता है, जैसे कि वो कुछ बता ना पाए, या फिर अगर बताए तो ये सोचे कि लोग मुझसे मांग लेंगे। मैं किसी की सहायता वो करना भी चाहता है, वस्तुतः ऐसा नहीं कि वो सहायता नहीं करना चाहता, पर वो अपने आप को पहले देखता है, मतलब वो एक स्वार्थ की जो बात होती है वो उसके अंदर पहले समा चुकी होती है। ये कहने की बात है और ये समझने की बात है कि वस्तुतः व्यक्ति समाज के लिए न सोच करके, क्योंकि वास्तव में धन जो आपके पास आ रहा है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं आ रहा, आपके अंतर्गत और आपके आसपास जो लोग जुड़े हैं, जो आपके सोशल जो अन्य लोग हैं, उन लोगों को भी उस पैसे से लाभ होने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जब धन कमा रहे हैं तो आपके रिश्तेदारों का भी उस पर अधिकार है कि नहीं बात। तो ये कहने का मतलब है कि वो दान नहीं दे, अपने आप पे खर्च करे, दूसरों के लिए ना दे। मेरे कहने का मतलब ये था। तो ऐसी चीजें बनती हैं और कई सारी चीजें जो है वो निगेटिव भी बन जाती हैं। पूजा पाठ से उसकी दूरी बन जाती है, मतभेद करता है, बात नहीं मानता, बड़ों का आदर ना करे, सम्मान ना करे, और मतलब तार्किक धार्मिक हो जाता है, या धार्मिक ना होकर के तार्किक हो जाता है। या कई बार उसके जीवन में जो एक अब उसको जो भी चीज मिलने वाली है वो सिर्फ उसको उसके कर्म के आधार पर ही मिलेंगी। वहां पे अब हो सकता है कि उसके भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम मिले, अंक कम मिले, पर वो इतना ज्यादा मेहनती है कि वो कुछ भी पा सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि आपके किसी भी चीज के जीवन में प्राप्त होने के लिए आपके जीवन के कर्म को और आपके जीवन के भाग्य को, दोनों को साथ में चलना, और दोनों के सहयोग और संयोग से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। रथ का पहिया घूमता है तो उसमें कई सारे जो है वो कल पुर्जे लगे होते हैं, सिर्फ अकेला पहिया तो होता नहीं है। तो ये कहने का मतलब यही है कि चेन बढ़े, वो उसमें वो उसको खींचे, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि गुरु का राहु के साथ प्रभाव, शनि का मंगल के साथ प्रभाव, चंद्रमा के कमजोर होने के कारण, बुध के कमजोर होने के कारण, लग्नेश और पंचांग के कमजोर हो जाने के कारण व्यक्ति गलत कंपनी में जाता है। मैं इसको सिर्फ नशे के लिए ही नहीं कह सकता, ये किसी भी तरीके से गलत तरीके से व्यक्ति को लिया जा सकता है, जहां वो हिंसक हो जाए, कई बार क्रोध करे तो उसको पता ही ना चले, किसी को भी मार दे, काट दे, बहुत ज्यादा जो है वो लंपट हो जाता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं, जहां घर पे आए तो कलह ही करे वो खाली, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। ये इतनी सारी चीजें हैं जहां एक व्यक्ति की कुंडली में काम करती हैं ये चीजें। इसको और भी अगर गहराई से समझने का प्रयास करें तो नक्षत्रों पे जाएं तो आपकी कुंडली के लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति की स्थिति अगर कमजोर रही तो निसंदेह वो लग्न को कमजोर करता है और लग्नेश को कमजोर करता है। साथ ही साथ चंद्रमा अगर किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जिसके नक्षत्र के अधिपति अगर नीच के बैठे हों तो भी व्यक्ति को सही रास्ता नहीं मिलता और वो कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ अगर गुरु जो है वो राहु के संपर्क में आ जाते हैं, शनि मंगल के संपर्क में बहुत ही क्लिष्ट कर देते हैं, परिस्थिति को बिगाड़ देते हैं, तो ये बातें बिगड़ जाती हैं। उसके ऊपर से कई चीजें जो काम करती हैं उसमें मैं समझता हूं कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी की कुंडली अगर खराब पाई गई है, आज तक मैंने जो जहां तक देखी है, उसमें चंद्रमा और शनि और मंगल के कारण। गुरु और राहु तो फिर भी एक बार संभाल लेते हैं, पर फिर भी शनि और मंगल का प्रभाव जब कुंडली में हो जाती हैं, बहुत ज्यादा सामने से दिख जाती हैं, तो परेशान कर देती हैं। और ऐसे मैंने कई कुंडलियां इस पे दिखाई भी हैं, आप लोगों को आगे भी दिखा दूंगा कि कैसे जातक जो है वो हिंसक हो जाता है, या मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा कैसे व्यक्ति को निर्दयी बना देता है लग्न में आकर के। ये सब चीजें भी होती हैं जिस पे काम देख लेने पे पता चल जाएगा कि बाप रे, ऐसी भी स्थितियां बनती है। खैर वो तो बात की बात है, पर इतनी सारी चीजें मैंने जहां पे आप लोगों को ये बात बताने का प्रयास किया है कि मंगल ने शनि को देखा है, शनि ने मंगल को देखा है, गुरु राहु के साथ, सूर्य गति नहीं देने देते, राहु के संपर्क में आने के कारण वो जो प्रभाव, जो बड़ों का सम्मान, बड़ों को आदर, वो प्रतिष्ठा जो सामने वाले में दिखनी चाहिए और व्यक्ति देखने का प्रयास करता है, वो सूर्य की स्थिति होती है। जब व्यक्ति सामने वाले को आदर देता है, जब वो नहीं होती, सूर्य की स्थिति खराब होती है, तो वो व्यक्ति किसी को भी आदर नहीं देता और गुरु को भी ज्ञान देने लगता है। ऐसी स्थिति बनती है। गुरु अगर कमजोर हो जाते हो तो व्यक्ति धर्म से, अध्यात्म से, सकारात्मक विचारों से दूर चला जाता है। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो कंसंट्रेशन और निर्णय बदलने की क्षमता बुद्ध के कारण कमजोर, और चंद्रमा उसके मन को एक जगह
शांत नहीं रखने देते या रहने देते, क्योंकि वही मन है वो भटक रहा है, वो लगातार जो है वो भेद में है। इस वजह से ये सब चीजें होती हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो दृढ़व्रती होकर के मेरी उपासना करता है और मुझ में ही तल्लीन रहता है, वो नित्य रूप से और शाश्वत रूप से जो मैं उपस्थित हूं हर जगह, वो मुझे पा लेता है और मेरी शक्ति का एहसास उसको हमेशा होते रहता है। जैसे पूजा में बैठा तो झरझर झरझर नेत्र बहक बैठे, जो है वो सामने से स्वप्न में कभी दिखाई दे दिए, सामने से कभी जो है वो उनका एहसास हो गया, जो सोच रहे हैं वही घटित हो जाए। ये भी परमात्मा का वही है, प्रभाव ही है। कुछ सोच के निकले थे वही होने लगे तो समझ लो कि वो नजदीक ही बैठा है, बस उसको और भी थोड़ा सा बल दे देने की आवश्यकता है। जो चीज विचारों में चल रहा हो और वो सामने से प्रकट होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की जो डोर है वो जुड़ रही है आपसे। ऐसा होता है। तो ये चीजें जो है वो हमें नाम जप के माध्यम से या प्रत्येक पल उसे याद करने के माध्यम से, मैं तो हमेशा ये सही, गीता जी में हर बाल तो भगवान ने यही बात कही है, कैसे उसको याद करना है, कैसे उसको रखना है, उसके साथ संपर्क आपका कैसे सदा रहे। कनेक्शन टूटा कि सिग्नल गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में दीप गोरांगा जी, दीप क्या नाम है इनका? दीप गोरांगा, इनका नाम दीपक है। इनके सवाल का उत्तर दे देता हूं। दीपक जी, आपकी कुंडली जो बनी है वो 1986 के हैं आप, और हल्द्वानी उत्तराखंड से कन्या लग्न की कुंडली है। इस वजह से सबसे पहले तो खुद के ऊपर किसी के प्रभावों को विकसित मत होने दीजिए और अपने प्रभावों को समझने का प्रयास करना होगा। आपकी कुंडली में आपका आत्मबल कमजोर हो रहा है, उसको ठीक करने का प्रयास करिए। घर में कलह का वातावरण नहीं मचाइए, इस वजह से घर की सफाई खुद से करिए। इस कुंडली के आधार पर माता दुर्गा की उपासना करने की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं। प्रत्येक दिन दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन, देवी कवच का पाठ जरूरी है। इस कुंडली में अगर आपने जो सवाल पूछा है कि नींद की समस्या है, वो सूर्य के 12वें जाने के कारण, और मैं समझता हूं कि इसके लिए सबसे ज्यादा आपको घर की सफाई, खुद की सफाई, मन की सफाई, मंदिर की सफाई, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और कोई भी दवाई लेने से ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप पहले सूर्य को अर्घ दीजिए। रविवार को नमक का सेवन बंद कर दीजिए। रात्रि में नमक का सेवन बिल्कुल बंद करने का या कम करने का प्रयास करिए। भोजन जितना ज्यादा हो सके संतुलित करने का प्रयास करिए। सूर्य 12 में है, सूर्य नमस्कार करने की आवश्यकता है। प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, बहुत परेशान हूं, इसलिए ऐसी अवस्था बन रही क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और वस्तुतः कन्या लग्न की कुंडली में वो नीच के भी खराब नहीं होते, पर हां निसंदेह उनके ऊपर अगर देखें तो चंद्रमा राहु से ग्रसित है और गुरु छठे में बैठे हैं, सूर्य 12 में है। इस वजह से ये सारी स्थितियां जो है वो कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। आपको अभी तुरंत ही माता दुर्गा की उपासना करने पे बल देना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। वो मंत्र आपको मेरे यहां से मिल जाएगा, संपर्क जरूर कर लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा और जरूर ही इसे देखने का प्रयास करिएगा अंतिम तक। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।